नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th जियोग्राफी के अंतर्गत चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ, इसके पार्ट नंबर 2 अर्थक्वेक टाइप कॉजेज एंड रिजल्ट, इसका अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर चुके हैं। इस व्याख्यान का उद्देश्य है आप सब विद्यार्थियों को भूकंप, उसके उत्पत्ति के कारण और उसके क्या परिणाम रहते हैं, इन सब से अवगत कराना है। सबसे पहले बात आती है कि भूकंप क्या है। व्हाट इज अर्थक्वेक? भूकंप भूमि का कांपना, यानी अचानक धरती का कांपना, उसमें हलचल उत्पन्न होना भूकंप कहलाता है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिससे बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होती है, जिस कारण धरती पर अनेक प्रकार का जान माल का नुकसान हो सकता है। जब भूकंप उत्पन्न होता है तो वह जहां से उत्पन्न होता है, यानी जहां से भूकंप के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उत्पन्न होती है, उस स्थान को भूकंप का अवकेंद्र या फोकस कहा जाता है। इसे हाइपोसेंटर या अवकेंद्र भी कहते हैं। और धरती पर बिल्कुल अवकेंद्र के ठीक 90 डिग्री ऊपर जो सबसे नज़दीक स्थान होता है, जहां पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं, वह स्थान अधिकेंद्र या एपिक सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट आता है कि भूगर्भिक तरंगें क्या हैं, सिस्मिक वेव्स क्या हैं, या अर्थक्वेक वेव क्या हैं। तो वे तरंगें जो भूकंप के दौरान उत्पन्न होती हैं, भूकंपीय तरंगें कहलाती हैं। उद्गम केंद्र से यह एनर्जी मुक्त होती है और पृथ्वी के आंतरिक भागों में सभी दिशाओं की ओर यह तरंगों के रूप में गति करती है। इसे अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं। सामान्य रूप से जो भूकंपीय तरंगें हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो तरंग उत्पन्न होती है उसे प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंग कहा जाता है। इसके बाद जो तरंग उत्पन्न होती है उसे सेकेंडरी वेव कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में उत्पन्न होती है, जो इन्हीं का रूप होती है परिवर्तित रूप, जब ये तरंगें धरातल पर पहुंचती है P और S, तो इनसे एक तीसरी तरंग उत्पन्न होती है जिसे L वेव कहा जाता है। इसे लॉन्ग वेव भी हम कह सकते हैं। इसे HD लव विद्वान के नाम पर इसे लव वेव भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो धरातलीय तरंगें हैं, सरफेस वेव हैं, वो किस प्रकार से भूकंप के दौरान एक्टिविटीज करती हैं या उनका प्रतिक्रिया रहती है। भूकंप की उत्पत्ति के समय प्रारंभ में 2 तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक होती है P वेव्स और सेकेंडरी होती है S वेव, जो दूसरे स्थान पर उत्पन्न होती है, यानी सेकेंडरी होती हैं। जब ये तरंगें धरातल के साथ एनियन क्रिया करती है, इंटरेक्शन करती हैं रॉक्स के साथ, तो एक तीसरी तरंग उत्पन्न होती है जिसे L वेव कहते हैं, जिसे धरातलीय तरंग कहते हैं। जब ये तरंगें धरातल के साथ भूपर पट्टी में मूव होती हैं, गति करती हैं, तो अधिक घनत्व वाले पदार्थों में इनकी दिशा बढ़ जाती है। और जब कम घनत्व वाले पदार्थों से या चट्टानों से ये तरंगें गुजरती हैं, धरातलीय तरंगें, तो इनकी गति धीमी हो जाती है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ पर सबसे लास्ट में, सबसे अंत में रिकॉर्ड की जाती हैं, सबसे अंत में अभिलेखित की जाती हैं। ये तरंगें यानी L वेव, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहते हैं, ये सबसे विनाशकारी होती हैं, क्योंकि ये चट्टानों में सबसे ज़्यादा उठापटक करती हैं। जैसे आप देख रहे हैं P वेव की गति बिल्कुल स्ट्रेट है, वो बहुत तेज होती हैं। S वेव थोड़ी धीमी होंगी और उसमें अपनति और अभिनति थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी। लेकिन जो सरफेस वेव होंगी वो बहुत ज़्यादा उठापटक करेंगी, यानी रॉक्स को
या बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करती हैं, जिससे बिल्डिंगें गिर जाती हैं। इनको एल वेव या लव वेव भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज HD लव महोदय ने की थी। उनके इसके साथ साथ इनको आर वेव्स भी कहते हैं, यानी रे लाइट वेव भी इनको कहा जाता है, धरातलीय तरंगों को, जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। आओ अब पी तरंगों और एस तरंगों में अंतर का अध्ययन करते हैं। पी वेव्स को प्राइमरी तरंगे कहा जाता है या इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे पदार्थ में आगे पीछे मूव करती हैं, यानी पदार्थों को ये आगे पीछे हिलाती हैं, और ये ध्वनि तरंगों के समान काम करती हैं, जैसे हमारी ध्वनि की तरंगें होती हैं। इन तरंगों की गति तरंग रेखा की सीध में होती है, और ये तरंगे जो पी वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स हैं, जो अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहलाती हैं, ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। इनका वेग यानी इनकी जो आगे बढ़ने की गति है वो 6 से 15 किलोमीटर पर सेकंड होती है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल सीधी चलती हैं। दूसरी होती हैं एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स इनको बोला जाता है। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं या इन्हें गौण तरंगे भी हम कह सकते हैं। इन तरंगों के प्रभाव में पदार्थ दाएं या बाएं या ऊपर और नीचे मूव करते हैं, और ये तरंगे प्रकाश या जल की तरंगों की तरह से गति करती हैं, उनके समान प्रतीत होती हैं। इन तरंगों की गति तरंग रेखा के समकोण पर होती है, यानी तरंग आगे जाएगी तो ये पदार्थों को लेफ्ट या राइट में या ऊपर और नीचे की ओर मूव करेगी। ये तरंगे केवल जो एस तरंगे हैं, ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। तरल और गैस माध्यम में ये लुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इनका वेग 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जो पी तरंगों की तुलना में काफ़ी कम होता है। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एस तरंगे अगर इधर जाएंगी तो इसमें जो चट्टान है या पदार्थ है वो दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे मूव करेंगे। नेक्स्ट आता है कि भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर क्या प्रभाव पड़ता है जिनसे होकर ये गुजरती हैं। वास्तव में क्या होता है कि जो भूकंप की तरंगे हैं, जब वो आगे गति करती हैं तो तरंगों के कारण कंपन उत्पन्न होता है। तरंगों की दिशा में जैसे पी तरंगे हैं, इनमें जो कंपन है, कंपन की दिशा है वो तरंगों की दिशा में ही उत्पन्न होती है, यानी पी तरंगे सीधी जाएंगी तो कंपन भी आगे या पीछे उत्पन्न होगा। और ये इनकी संचरण की जो गति है उसमें ये पदार्थों पर दबाव डालती हैं, और जैसे ही ये अधिक घनत्व या कम घनत्व वाले पदार्थ से गुजरती हैं या चट्टानों से गुजरती हैं तो इनसे शैलों में संकुचन और फैलाव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से यदि एस तरंगों की बात करें तो एस तरंगें जो है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल तल पर तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। ये जिस माध्यम से गुजरती हैं उसमें शीर्ष यानी उभार और गर्त यानी अपनति और अभिनति बनाती हुई ये मूव करती हैं। और जो धरातलीय तरंगे होती हैं जिन्हें एल वेव कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक लेकिन सबसे धीमी तरंग होती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरंगों का चट्टानों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर क्या होगा। तो जब ये तरंगे जो भूकंप की तरंगे हैं अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरेंगी तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जैसे ही ये कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरेंगी तो इनकी स्पीड धीमी हो जाएगी। इनमें परावर्तन और आवर्तन उत्पन्न होगा, जिससे इन तरंगों की दिशा चेंज हो जाती है, जैसा कि आप एस तरंगों को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है, यानी वो भाग जहां पर पी तरंगे या एस तरंगे धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं उसे शैडो जोन कहा जाता है। अर्थक्वेक शैडो जोन कहते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर वह भाग जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग
सिस्मोग्राफ पर यानी भूकंप लेखी पर दर्ज नहीं होती तो वो स्थान छाया मंडल या भूकंपीय छाया क्षेत्र अर्थक्वेक शैडो जोन कहलाता है। ये सामान्य रूप से 103 डिग्री से लेकर और 142 या 145 डिग्री के आसपास का हिस्सा होता है अर्थक्वेक से। इसी प्रकार से यदि एस तरंगों की बात करें तो ये एस तरंगे 103 डिग्री से आगे नहीं जाती हैं, यानी ये जैसे ही इनके रास्ते में तरल या गैस आएगा तो ये आगे नहीं जाएंगी, ये वहीं पर समाप्त हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये वाला सारा एरिया एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, जबकि पी तरंगों का शैडो जोन जो है वो दोनों तरफ 103 डिग्री से 145 डिग्री तक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एस तरंगें जो है बहुत ही थोड़े एरिया में पहुंच पाती हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरंग का छाया क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है तो आप इस चित्र को ध्यान रखेंगे कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है वो अधिक विस्तृत होता है। और जो छाया क्षेत्र है वो हमारे को पृथ्वी के भूगर्भ की अप्रत्यक्ष जानकारी भी देता है, यानी कि जहां एस तरंगें नहीं पहुंच रही हैं इसका मतलब रास्ते में बीच में कोर वाला जो हिस्सा है वो तरल या गैस अवस्था में है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं भारी चट्टानों से बनी हुई हैं जो तरला अवस्था में हैं। तो इस प्रकार से भूकंप हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी को देने में भी मदद करता है। नेक्स्ट आता है भूकंप मापी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ। वह यंत्र जिसके द्वारा हम भूकंप की तरंगों को मापते हैं भूकंप मापी यंत्र या सिस्मोग्राफ कहलाता है। ये वर्तमान में दो तरह के होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर है, दूसरा अक्षितिज है, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो दोनों में ही मेन बात है कि जब कंपन उत्पन्न होगा तो वो जो रिकॉर्डर है वो पेज पर जो रोलर पर लगा रहता है, पेज रोल होता रहता है और वो उस पर ऐसे दर्ज कर देगा कि जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो सिस्मोग्राफ कागज पर तरंगों को नोट कर देगा। तो इस प्रकार से हम भूकंप की तीव्रता की गणना सिस्मोग्राफ के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट आता है कि भूकंप को मापा कैसे जाएगा। यंत्र तो सिस्मोग्राफ है, उसको मापेंगे कैसे? तो भूकंपीय घटनाओं का मापन हम भूकंप की तीव्रता के आधार पर करते हैं, यानी जो आघात हैं, जो झटके हैं, उनकी तीव्रता कितनी है उसके आधार पर करते हैं। और सामान्य रूप से भूकंप की जो आघात है उसके दो पैमाने हैं, यानी दो स्केल पर हम मापते हैं। एक है रिक्टर स्केल, दूसरा है मर्केली स्केल। सबसे पहले हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जो रिक्टर स्केल है इस पर भूकंप की तीव्रता को 0 से 10 तक माना गया है, जबकि मर्केली स्केल पर इसको भूकंप की तीव्रता को 10 से 12 डिजिट के बीच में मापा जाता है। रिक्टर स्केल का निर्माण अमेरिका के भूकंप वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हैं चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर। ये अमेरिका के भूवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने रिक्टर स्केल बनाया है, जिसमें 1 से 10 तक भूकंप के पैमाने को मापा जाता है। लेकिन इसमें जो प्रत्येक लेवल है, यानी 1 से 2 और 2 से 3, हर डिजिट जो है नेक्स्ट पिछले वाले अर्थक्वेक की तीव्रता से 10 गुना स्ट्रोंगर होता है। सामान्य रूप से माना जाता है कि जो 5 से नीचे के अर्थक्वेक होते हैं वो कम इंटेंसिटी वाले होते हैं, 5 और 6 वाले भूकंप मॉडरेट होते हैं और 7 या 7 से आगे के जो हैं बड़े ही विनाशकारी भूकंप माने जाते हैं। इसी प्रकार से यदि मर्केली भूकंप पैमाने की बात करें तो इसमें 0 से 12 तक अंक होते हैं और इसका निर्माण किया था इटली के वैज्ञानिक रहे हैं मर्केली। तो ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये इटली के भूकंप वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मर्केली स्केल को बनाया और इसमें जो है 12 डिजिट तक अर्थक्वेक को
मापा जाता है स्केल के माध्यम से। तो इसमें भी वही है कि नॉर्मली जो है 5 या 6 तक जो नॉर्मल या मॉडरेट अर्थक्वेक होते हैं, और उससे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो वो बड़े ही भयंकर भूकंप होते हैं। जैसे आपके लिए उदाहरण है, 26 जनवरी 2001 को भुज में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 थी। इसी प्रकार से 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर भूकंप उत्पन्न हुआ था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.3 थी, जिससे पूरे हिंद महासागर में सुनामी आ गई थी। नेक्स्ट आता है उत्पत्ति के आधार पर भूकंप के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर भूकंप को हम कई रूपों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है विवर्तनिक या टेक्टोनिक भूकंप। ये भूकंप सामान्यतः अधिक आते हैं क्योंकि भूगर्भिक जो प्लेटें हैं वो गति करती रहती। सामान्य रूप से भूगर्भ जो है अनेक बड़ी और छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। प्लेटें जो है 3 प्रकार की गतियां करती हैं। एक होती है अपसारी प्लेटें जो एक दूसरे की ओर आएंगी, दूसरी होती है जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी ये वाली प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोला जाता है। सेकेंडरी है जो एक दूसरे की ओर आ रही हैं, जिसे कन्वर्जेंट बाउंड्री बोला जाता है, जिसमें एक दूसरे से टक्कर होती है। जैसे भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, और इसमें जो भूकंप आते हैं हिमालय में उसका मूल कारण कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ही है। इसी प्रकार से तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, यानी जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास से गुजर जाती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में मूव हो गई, जिसके कारण से सारी बिल्डिंगें बीच में से डिस्ट्रॉय हो गई। सेकंड वन होता है ज्वालामुखीय भूकंप। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भयंकर विस्फोट होता है, जिससे कंपन उत्पन्न होता है जमीन में और भूकंप आ जाता है। तो भूकंप के कारण से उत्पन्न ज्वालामुखी के कारण से उत्पन्न भूकंप को ज्वालामुखीय भूकंप कहते हैं। थर्ड वन होता है नियात या कोलैप्स्ड भूकंप। जब भूकंप की उत्पत्ति किसी खनन क्षेत्र में, माइनिंग में कहीं ऊपर से छत आदि गिर जाने से या भारी चट्टानें गिर जाने से कंपन उत्पन्न होती है, तो उसे नियात या कोलैप्स्ड अर्थक्वेक कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है विस्फोट या एक्सप्लोजन भूकंप। वे भूकंप जिनकी उत्पत्ति परमाणु बम या परमाणु जो हम शोध करते हैं उसके रिएक्शन से या उसके विस्फोट से, और रासायनिक विस्फोट से, केमिकल एक्सप्लोजन से जो अर्थक्वेक आते हैं उसे विस्फोटक भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट भूकंप होता है बांध जनित भूकंप। वे भूकंप जिनकी उत्पत्ति किसी नदी पर बड़े डैम के टूट जाने से या उस डैम के पीछे जो जलाशय में पानी भरता है और उससे जो चट्टानों पर दबाव पड़ता है उसके कारण से जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उसे बांध जनित भूकंप कहते हैं। जैसे भारत में कोयना महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था 2005 में, जिसकी रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 7.6 थी, माना जाता है कि वो कोयना डैम के कारण उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट आता है कि उद्गम की गहराई के अनुसार हम भूकंप को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो उद्गम की गहराई यानी धरातल से भूकंप की उत्पत्ति कितनी गहराई पर हुई, उस आधार पर हम 3 प्रकार के भूकंप मान सकते हैं। नंबर 1 है उथले या साधारण भूकंप, जिनकी गहराई 70 किलोमीटर तक होती है, जिन्हें सालो अर्थक्वेक कहते हैं। दूसरे होते हैं मध्यवर्ती भूकंप, जिनकी गहराई 70 से 300 किलोमीटर तक होती है, जिसे इंटरमीडिएट अर्थक्वेक कहा जाता है। और तीसरे होते हैं अधिक गहरे भूकंप, जिसकी गहराई 300 किलोमीटर से 720 किलोमीटर तक होती है, जिसे डीप अर्थक्वेक कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्थिति के अनुसार भूकंप। स्थिति के अनुसार भी भूकंप को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वे होते हैं जो स्थलीय भूकंप होते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति स्थल पर होती है, महाद्वीपों पर होती है। दूसरे वे होते हैं जिनकी जो स्थिति है उत्पन्न होने की वो समुद्र में होती है, यानी ओशनिक अर्थक्वेक हम कह सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, अधिकांश जो बड़े भूकंप हैं वो स्थल खंडों पर ही आए हैं, या वो स्थल
जहां सतलखंड और जलखंड आपस में मिलते हैं, यानी ओशन क्रस्ट और जो सतल की क्रस्ट है, यानी महासागरीय प्लेट और सतलीय प्लेट सीमा पर ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर बहुत सारे अर्थक्वेक देख पा रहे हैं। यहाँ जो है सुमात्रा में 2004 में बड़ा भयंकर भूकंप उत्पन्न हुआ, गुजरात के अंदर 2001 में भयंकर भूकंप आया। इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा भूकंप यहाँ दक्षिण अमेरिका में चिली देश में आते हैं, जहाँ पर 9.5 रिक्टर स्केल तक के भूकंप आ चुके हैं 1960s में। नेक्स्ट आता है भूकंप के परिणाम, क्या रिजल्ट होंगे यदि भूकंप आता है। तो सबसे पहला होगा कि जमीन हिलेगी, जमीन में कंपन उत्पन्न होगी। सेकंड, धरातलीय विसंगति, यानी धरातल ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें दरारें उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरा है भूस्खलन या पंख स्खलन, गारा नीचे आ सकती है या जमीन नीचे गिर सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। पहाड़ी एरिया में भूकंप के कारण से बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा नीचे गिर गया। हिमस्खलन, यानी जिसे एवेलांच कह सकते हैं, या ग्लेशियर का नीचे खिसकना या हिमखंड का नीचे खिसकना हम कह सकते हैं, उसमें हिमखंड नीचे खिसक जाता है। मृदा द्रवण हो सकता है, धरातल का एक तरफ झुकना हो सकता है, या धरातल में विस्थापन उत्पन्न हो सकता है। तो ये भूकंप के कुछ परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा बांध का टूटना या तटबंधों का टूटना भी हो सकता है, जब कोई डैम जो है वो पहाड़ी एरिया में हो और वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाए और डैम टूट सकता है। आग लग सकती है, इमारतें टूटना या ढांचों का ध्वस्त होना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 26 जनवरी 2001 को भुज में जब भूकंप आया तो मोस्टली बिल्डिंग्स गिर गई थी। इसी प्रकार से वस्तुओं का गिरना, ये भी भूकंप का परिणाम रहता है। अब इसी प्रकार का हम परिणाम देखते हैं कि 26 जनवरी 2001 भारत का जब 51वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, सुबह 8:46 पर गुजरात के यहाँ पर भुज शहर में 2 मिनट के लिए जमीन में कंपन उत्पन्न हुई और उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 रही। इसके कारण से 20,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 1,67,000 लोग घायल हुए। लगभग 1,67,000 जो आदमी हैं, पीपल्स हैं, वो घायल हुए, कोई ना कोई चोट उनको लगी और लगभग 4 लाख घर बर्बाद हुए, घर कोलैप्स हो गए, गिर गई बिल्डिंग्स और लगभग 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। और नेचर ने केवल 2 मिनट के लिए जमीन में वाइब्रेशन उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से पता चलता है कि नेचर में बहुत ताकत होती है और जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी एनर्जी से बड़े बड़े शहर कुछ सेकंडों में ही गिर जाते हैं, गिर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ और भी कारण क्या हो सकता है, जैसे सुनामी का आना। जब समुद्रों के अंदर भयंकर भूकंप उत्पन्न होते हैं जिनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, तो बड़ी ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं जिन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी वास्तव में जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ग्रेट हार्बर वेव, यानी जो बंदरगाह पर बहुत ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी सुनामी आ सकती है। नदियों के रास्ते डाइवर्ट हो सकते हैं या नदियों के रास्ते बाधित हो सकते हैं या वो परिवर्तित हो सकते हैं और जान माल की हानि होगी। ऐसा ही एक भूकंप यहाँ आया था 26 दिसंबर 2004 को, जिसकी तीव्रता पैमाने पर रिक्टर पैमाने पर 9 या 9.3 के आसपास रही, जिसके कारण से पूरे हिंद महासागर में सुनामी उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण से इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, अंडमान निकोबार, म्यांमार, भारत का पूर्वी तट और इसके अलावा सोमालिया, मालदीव, यहाँ तक लगभग सभी देश इससे प्रभावित रहे, जिससे हजारों लाखों लोगों की जानें गई और हजारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिससे बहुत सारे देश प्रभावित हुए।
इसी प्रकार से जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये सुनामी की स्थिति है तमिलनाडु के मरीना बीच की। वो पहले ऐसे था और जब सुनामी आई तो उसके हालात इस प्रकार से सब कुछ तबाह हो गया। अब इस व्याख्यान से, इस पार्ट से संबंधित आपके साथ कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है क्या कहलाता है? वो कहलाएगा भूकंप यानी उद्गम केंद्र, अवकेंद्र यानी फोकस या भूकंप मूल इसको कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि वह यंत्र जिसके द्वारा भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप लेखी पर सबसे अंत में कौन सी तरंगे अभिलेखित की जाएंगी? तो वो है एल वेव, ये वाली तरंगे सबसे लास्ट में होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों में कौन सी ऐसी तरंगे होती हैं जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं? तो वो है पी वेव, प्राइमरी वेव सभी माध्यमों से गुजर सकती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी भूकंपीय तरंगों के प्रभाव से पदार्थ दाएं या बाएं या ऊपर और नीचे मूव करते हैं? तो वो है एस तरंगे। एस तरंगों में ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? सुनामी जो है जापानी भाषा का, ये है जापान, यहाँ की भाषा का शब्द है सुनामी, जिसका अर्थ होता है ग्रेट हार्बर वेव, बंदरगाह पर उत्पन्न होने वाली भयंकर तरंगे। नेक्स्ट आता है भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में सुनामी कब आई थी? तो वो आई थी 26 दिसंबर 2004 को, यहाँ सुमात्रा में भूकंप के कारण से। नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में 11 दिसंबर 1967 को भूकंप आने के क्या कारण थे? तो वो कारण था ये जो कोयना डैम है, इसमें जलाशय में बहुत अधिक पानी भरे जाने के कारण से भूकंप उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट इस व्याख्यान से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो कौन सा आएगा उत्तर? सही उत्तर है पी तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 103 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं की जाती क्या कहलाता है? अधिकेंद्र, भूमध्य रेखा, अवकेंद्र या छाया क्षेत्र? एपिक सेंटर, इक्वेटर, हाइपोसेंटर या शैडो जोन क्या कहलाएगा? दैट इज ऑप्शन डी, शैडो जोन या छाया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? ज्वालामुखी, भूकंप, वायुदाब या उपरोक्त सभी? तो क्या मापेंगे? भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्वनि तरंगों के समान होती है? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे या उपरोक्त सभी? तो कौन सी होगी? वो है पी तरंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 26 जनवरी 2001 को उच्च तीव्रता का भूकंप आया? सुमात्रा इंडोनेशिया में, नेपाल, जापान या भुज भारत में? तो सही उत्तर क्या है? भुज भारत में। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। हम पार्ट नंबर 3 में ज्वालामुखी व उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे।